स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एब्जॉर्प्शन की पूरी मैकेनिज्म को स्टडी किया था। तो इस तरीके से हमारे जो 3 स्टेप हैं डाइजेशन के मैकेनिज्म के वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि हमको 5 स्टेप्स को स्टडी करना था। कौन कौन सी? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देन एसिमुलेशन और एजेशन। ये 5 स्टेप आपकी थी जिनमें से हमने 3 को स्टडी कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका एसिमुलेशन। अब एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है? देखें, एसिमुलेशन का अगर ऐसे मीन अपन बताएं तो सिर्फ एक लाइन में एसिमुलेशन की डेफिनेशन हो जाती है कि यूज ऑफ absorbed food in the metabolism, uses of the absorbed food in the metabolism, that process is called assimilation। लेकिन अपन assimilation को थोड़ा सा ढंग से स्टडी करते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो देखें कि इंजेक्शन के थ्रू जो आपने फूड इंटेक किया है ना, इंटेक ऑफ फूड यानी जो आपने भोजन ग्रहण किया, इसका क्या होता है? ये इंजेक्शन हो गया। उसके बाद में यहां पर होता है डाइजेशन। क्या हुआ? डाइजेशन। और डाइजेशन से आपके सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म यहां पर बन गई। जैसे मैं कहूं कार्बोहाइड्रेट है तो वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गई, अगर वो लिपिड है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, और अगर वो प्रोटीन है तो उससे एट लास्ट डाइजेशन के थ्रू अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और अगर वो न्यूक्लिक एसिड है तो आपको एट लास्ट न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड मिल जाते हैं, और इनके भी फर्दर डाइजेशन से आपको नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है। तो आफ्टर डाइजेशन आपको ये सारे सब्सटेंस मिलते हैं। इनका क्या होता है? इनका होता है भैया एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। किसमें होता है? इन द ब्लड, इन द ब्लड और लिम्फ। अगर फैट है तो लिम्फ में होगा, अगर शुगर है या फिर अगर प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, तो वो किस में होगा? ब्लड के अंदर। अब क्या होता है? देखो, ये तो अभी यहां पर एसिमुलेशन की प्रोसेस नहीं है, ये हमने जो 3 स्टेप स्टडी किए हैं वो फर्स्ट आ जाता है आपका इंजेशन, सेकंड आ जाता है आपका डाइजेशन, थर्ड आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये जो सारे के सारे कंपोनेंट है आपके, ये ब्लड और लिम्फ में चले गए। अब ब्लड और लिम्फ के थ्रू ये कहां जाने वाले हैं? ये किसी एक सेल के अंदर एंटर करेंगे। किस में एंटर करेंगे? एक सेल के अंदर एंटर करेंगे, और सेल में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना, इसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर ये सारे या सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और जो फैट के कंपोनेंट हैं, न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट है, ये सारे के सारे। अब होना क्या है? देखो कि जैसे मान लीजिए सेल में ग्लूकोज आया, तो ये ग्लूकोज क्या होगा? ये ग्लूकोज रेस्पिरेशन में, अगर यहां पर मैं अलग अलग बात करूं तो देखिए, हम बात कर लेते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसके एसिमुलेशन का क्या फ्यूचर है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज आया आपका, ये रहा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया, या तो ये पार्टिसिपेट करेगा रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन से क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा,
और इस एनर्जी को हमारे सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एटीपी की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। दूसरा फीचर देखिए कि ये जो ग्लूकोज है ये चला जाएगा स्टोरेज में, और स्टोरेज किसके थ्रू होगा, स्टोरेज होता है थ्रू दी लीवर, थ्रू दी लीवर, क्योंकि लीवर जो है वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो ग्लाइकोजन है, देखो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम हो रहा है, और इस ग्लाइकोजन को फर्दर बॉडी में दो जगह स्टोर किया जा सकता है। कौन कौन सी जगह, या तो ये लीवर में स्टोर हो जाएगा और या फिर ये मसल के अंदर स्टोर हो जाएगा, सीधी सी बात। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है एसिमुलेशन का कि जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ब्लड के थ्रू होकर सेल में पहुंचा है, उसका आगे फर्दर फ्यूचर क्या है, तो उसका ये इस तरीके का फ्यूचर है। अब अगर अपन बात करें कि कार्बोहाइड्रेट की जगह, जैसे हम मान लिया जाए कि हम दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, यहां पर दूसरा एलिमेंट आपका कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट के बाद में हम यहां पर ले लेते हैं फैट या लिपिड, है ना, फैट या लिपिड ले लें। तो फैट और लिपिड के डाइजेशन के थ्रू अपने को क्या मिला, अपने को मिला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला था ना। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ये कहां पार्टिसिपेट करेंगे, ये सीधे के सीधे आपके एंटर कर सकते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर। क्या काम है, या तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, या फिर ये किसी स्टेरॉइड फॉर्मेशन में, स्टेरॉइड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। और या फिर ये फर्दर लिपोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, लिपोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू ये फर्दर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, लिपिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है ना। लिपिड का फर्दर क्या हो जाएगा हमारे बॉडी में, स्टोरेज किसमें, तो एडिपोज टिश्यू। हमारी बॉडी में जो फैट जहां जिस टिश्यू के अंदर स्टोर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। कार्बोहाइड्रेट की बात की मैंने, फैट की बात की। तीसरा हम एक और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो है वो आपका प्रोटीन। तो जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलता है अमीनो एसिड्स। क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड्स मिलते हैं। इन अमीनो एसिड का क्या होता है, इन अमीनो एसिड के भी दो फ्यूचर हैं। वो दो फ्यूचर कौन कौन से देखें, या तो हो जाता है डीएमिनेशन, लीवर के अंदर ही होता है, ये भी डीएमिनेशन की प्रोसेस कहां होती है, लीवर के अंदर होती है। डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमोनिया ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड। तो इससे आपको क्या कर दिया जाता है, आपका अमोनिया रिमूव कर दिया जाता है, रिमूवल ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, डीएमिनेशन की प्रोसेस में। या फिर क्या होता है, ट्रांस एमिनेशन हो सकता है इनका, ये ट्रांस एमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ट्रांस एमिनेशन के थ्रू क्या होता है, एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका अमीनो एसिड एक है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड दो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अमीनो एसिड आपके मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट लेने योग्य नहीं है, वो काम का नहीं है, तो उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि एसिमुलेशन का। अगर कहें तो एसिमुलेशन यहां पर खत्म हो गया कि भाई जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड या लिम्फ के थ्रू कहां आएगा, सेल में आएगा, और सेल में उस फूड को मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूटिलाइज कर लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एसिमुलेशन। लेकिन एक्चुअल में एसिमुलेशन में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फ्यूचर क्या है, फैट का फ्यूचर क्या है, प्रोटीन का फ्यूचर क्या है, ये सारी चीजें भी हमने यहां पर स्टडी कर ली। देन इसके बाद हम फिफ्थ स्टेप की बात कर लेते हैं। ये थी आपकी फोर्थ स्टेप एसिमुलेशन। उसके बाद में फिफ्थ स्टेप की बात कर लेते हैं, एजेशन। चलिए, डाइजेशन का जो लास्ट जो टॉपिक है आपका मैकेनिज्म का, वो आ जाता है एजेशन। एजेशन यानी बाहर निकालना,
है ना। और डेफिकेशन भी बोलते हैं इसको। डेफिकेशन का मतलब होता है मल त्यागना, यानी जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनस के थ्रू बॉडी से आउट करना, बॉडी से रिमूव करना, इस प्रोसेस को आप एजेशन कह सकते हो, इसको आप डेफिकेशन कह सकते हो। तो देखिए कि आफ्टर द एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद में फूड कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलन वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कुछ जो मिनरल्स वगैरह हैं उनका और कुछ विटामिन्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन और ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो बचा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका कहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है, रेक्टम में, मलाशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये प्रोसेस चलती रहती है आपका जो रेक्टम है वो अनडाइजेस्टेड फूड से भरता चला जाता है, और जब वो कंप्लीटली फिलअप हो जाता है एब्जॉर्प्शन के बाद में, है ना, यानी एब्जॉर्प्शन वाली मैकेनिज्म हो गई, उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड आपका रेक्टम में आया है उसका देखो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। उस अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूव होना बॉडी से थ्रू दी एनस बाय न्यूरल रिफ्लेक्स, बाय आप कह सकते हैं जो है न्यूरल रेस्पॉन्स कह सकते हैं, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स कह सकते हैं, उसके थ्रू जो रिलीज होने की प्रोसेस है उसी को आप क्या कहते हैं, एजेशन या फिर डेफिकेशन बोलते हैं। अब जो मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, जो मल को त्यागा जा रहा है ना, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को ही हम फेसिस के नाम से जानते हैं, या फिर अपन नॉर्मली इसको कहते हैं मल, जो हम बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड छोटी छोटी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि जो इजेशन की या जो डेफिकेशन की प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, वो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू होती है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है कॉलम और रेक्टम के अंदर, कॉलन और रेक्टम में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं उन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही तो फूड को आगे क्या किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। तो जब रेक्टम में इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये प्रेशर आपका किसके ऊपर लगने वाला है, जो आपके आउटर और इनर स्फिंक्टर्स हैं उनके ऊपर। तो जो इनर स्फिंक्टर है वो नॉन वॉल्यूंटरी, जैसे ही उसके ऊपर एक प्रॉपर या एप्रोप्रिएट प्रेशर क्रिएट होता है ये स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं, रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद में आउटर जो आपका है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एजेशन की प्रोसेस या डेफिकेशन की प्रोसेस करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो आउटर को आपके थ्रू जो है रिलैक्स कर दिया जाता है, और जो आपका फेसेस है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, यानी मल को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। तो पेरिस्टाल्सिस का मतलब आपको पता ही है, क्रमाकुंचन, ठीक है ना। तो क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा जो आपका अपचित भोजन है वो रेक्टम के अंदर यानी मलाशय में आ जाता है, और रेक्टम से उसे गुदाद्वार के द्वारा या एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कौन से छिद्र से बाहर निकलता है, तो एनस के थ्रू या गुदा के थ्रू बाहर निकलता है। क्यों, हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ टू एनस बताते हैं अपन, तो माउथ से फूड को इंटैक्ट किया जाता है, और जो आपका एनस है उसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को या फेसिस को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद में जो डेफिकेशन की प्रोसेस है उसको किससे कंट्रोल करते हैं, तो इसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। तो ये जो आपके इनर और आउटर स्फिंक्टर्स हैं ये कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, ये नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल हो रहे हैं। और यहाँ पर कौन सा रेस्पॉन्स होता है, तो ध्यान में रखें, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स ऑफ लोअर कॉलन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, यानी मल को त्यागने के लिए आपका जो तंत्रिका तंत्र का रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स है, प्रतिवर्ती अनुक्रिया जो है वो उत्तरदायी होती है। किसकी प्रतिवर्ती अनुक्रिया, जो आपका लोअर कॉलन है आपका उसके लिए। उसके बाद में स्फिंक्टर के बारे में आप अच्छी तरीके से मैं पहले बता चुका हूं। जो इनर स्फिंक्टर होता है वो नॉन वॉल्यूंटरी होता है, यानी उसके ऊपर आपका कोई रेगुलेशन नहीं होता। जबकि बात करें अगर आउटर की, तो आउटर होता है वॉल्यूंटरी, और आपको जब डेफिकेशन या एजेशन या मल त्याग करना है तो
आउटर जो है उसको रिलैक्स कर दिया जाता है और बॉडी से बाहर डेफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब देखें, जनरली कोई खास बात नहीं है, लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन फेसेस का कंपोजिशन आपको ध्यान में रखना। इस कंपोजिशन में 2-3 चीजें मैंने अपनी तरफ से ऐड की है ना, किताब के पॉइंट को छोड़कर मैंने 2-3 चीजें अपनी तरफ से ऐड की हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो देखें कंपोजिशन में, देखें फेसेस में थोड़ा सा अमाउंट जो है वो वाटर का भी होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो फेसेस है वो कैसी होती हैं, या तो वो सेमी सॉलिड होती है या फिर वो लिक्विड फॉर्म में। अगर सेमी सॉलिड है तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम है, और लिक्विड फॉर्म में अगर रिलीज हो रहा है तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान में रखें वाटर प्रेजेंट होता है, साथ में जो आपके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपके स्ट्रकोबिलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर जो आपका बिलीरुबिन है वो यूरिकोबिलिन में कन्वर्ट होके और यूरिन को येलो कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो बिलीवर्डिन है वो बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एट लास्ट स्ट्रकोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। और बिलीवर्डिन का जो स्ट्रकोबिलिन है, इस स्ट्रकोबिलिन की वजह से फेसेज यानी मल का कलर कैसा होता है, ब्राउन। तो सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि पूछा जाए अगर आपको कि ब्राउन कलर क्यों होता है जो फेसेज है उसका, तो फेसेज का जो ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से, स्ट्रकोबिलिन की वजह से होता है। और स्ट्रकोबिलिन जो है वो किसका फॉर्म है, या किससे बनता है, तो बिलीवर्डिन से। और बिलीवर्डिन क्या है, बाइल पिगमेंट। कहाँ सिंथेसिस होता है, लिवर के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें। उसके बाद में जो हमारे फेसेज हैं, मल है, उसमें इंडोल प्रेजेंट होता है, स्केटोल प्रेजेंट होता है और H2S प्रेजेंट होती है। इन तीनों की वजह से ही उसमें से जो स्मेल निकलती है वो स्मेल किसकी वजह से, इंडोल, स्केटोल और H2S की वजह से। उसमें कुछ आपकी डेड एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होती है और साथ में डेड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, और जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा का सारा फेसेज में प्रेजेंट होता है। तो ये थी बात किसकी, डेफिकेशन की। उसके बाद में आ जाता है आपके डिसऑर्डर या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं वो। वैसे तो डिजीज आपको खुद को प्रिपेयर करनी है, पूरी की पूरी सारी डिजीज आपको याद करनी है, तो एक एक 2-2 लाइन के पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। फिर भी मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत इसमें यहां पर बता देता हूं। देखें कि एनसीईआरटी के जो डिसऑर्डर हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं, और आपके आरबीएससी के हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो देखिए डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला आ जाता है जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस जिसे अपन कहते हैं पीलिया, किसकी वजह से होता है, जब लीवर से बाइल पिगमेंट का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, और वो बाइल पिगमेंट का जो अमाउंट है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे नाखून, हमारी आंखें, हमारी स्किन कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस या पीलिया बोलते हैं। दूसरा आ जाता है वॉमिटिंग। जनरली मैंने आपको बताया था गैस्ट्रो ऑइसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर जो रिवर्स फ्लो ऑफ फूड को रोकता है, स्टमक से ऑइसोफेगस में फूड को जाने से रोकता है। लेकिन वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिटिंग में स्टमक से ही तो फूड बाहर आता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेडुला के अंदर एक वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। तो उस वॉमिटिंग सेंटर से ही वॉमिटिंग की प्रोसेस क्या होती है, कंट्रोल होती है। और वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, फूड का स्टमक से ऑइसोफेगस के थ्रू बाहर आना, यानी माउथ के थ्रू बाहर आना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग बोलते हैं। डायरिया आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दस्त लगना। क्यों, हमारी जो इंटेस्टाइल के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, जो गतियां होती हैं वो इर्रेगुलर हो जाती हैं, और इर्रेगुलर होने की वजह से डायरिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा कह सकते हैं जैसे आपके कुछ प्रोटोजोन्स वगैरह हैं वो भी डायरिया के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस जो है उसकी वजह से भी डायरिया हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है कॉन्स्टिपेशन। जब हम बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं, है ना, या बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह खा लेते हैं, तो उसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा रेक्टम के अंदर जाकर ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, रेक्टम के अंदर जाकर ब्लॉक हो जाता है, और जो डेफिकेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन।
ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, फूड के अंदर जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन जब ना हो, हमको जो खाना है वो टाइम पर ना मिले, पूरा ना मिले, तो उसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है ना। बॉडी में वीकनेस वगैरह आ जाती है। ओवर न्यूट्रिशन की बात करें तो ओवर न्यूट्रिशन का मतलब कि हमारी कैपेसिटी से जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओवर न्यूट्रिशन बोलेंगे। और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन किसको कहते हैं कि जब न्यूट्रिशन तो हम गेन कर रहे हैं लेकिन उसमें एक प्रॉपर जो बैलेंस होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इन सब का एप्रोप्रिएट अमाउंट जो होना चाहिए वो अगर नहीं होता है तो हम इसको बोलते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। तो एक एक लाइन के हैं, सिंपल से हैं, कोई खास बात नहीं। उसके बाद में आ जाता है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। अब देखिए स्पेसिफिक डेफिशिएंसी के अंदर क्या क्या है, तो ये भी एक एक वर्ड के एक एक लाइन के हैं। पहला आ जाता है आपका ज़ीरोफ्थैल्मिया। अगर ज़ीरोफ्थैल्मिया की बात करें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमें दिखाई कम देने लगेगा, और ये वाली कंडीशन आपकी कौन सी है, ज़ीरोफ्थैल्मिया कहलाती है। इसी तरीके से एनीमिया, हमारी बॉडी में आयरन की कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से गॉइटर डिजीज हो जाती है आपकी, ठीक है ना। और प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपका क्वाशियोरकर डिजीज होता है। और प्रोटीन के साथ में अगर कैलोरी की कमी हो जाए, कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसको हम मैरस्मस या रिकेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ पर स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है। अब आपकी किताब में क्वाशियोरकर और मैरस्मस जो है उनके बीच में डिफरेंस दिए हुए हैं 3-3, 4-4 कैरेक्टर के, कि क्वाशियोरकर के अंदर देखें तो बॉडी के अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, बच्चा जो है वो कमजोर होता है, ब्रेन जो है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन मैरस्मस वाली कंडीशन में देखें तो मैरस्मस वाली कंडीशन में जो स्किन है वो बिल्कुल आपकी स्कल्टल से, जो आपकी बोन से, उससे चिपक जाती है, क्योंकि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की क्या हो जाती है, कमी। बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ये वाली सारी जो कंडीशन है आपके मैरस्मस में, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आप सीधे बुक से याद कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए कुछ और बात की हुई है कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल कॉज फॉलोइंग, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, विटामिन और मिनरल की कमी से कुछ और डिजीज होती हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है पीएम। पीएम का पूरा नाम है आपका प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किसके लिए का, देखो प्रोटीन के लिए तो ये एनर्जी आपकी कैलोरी जो है उसकी, और माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, कमी हो गई। तो इसमें पीएम के अंदर आपकी ये दोनों आ जाती है, क्वाशियोरकर और मैरस्मस आ जाते हैं, ठीक है ना। कभी आपको पूछ ले कि पीएम के एग्जाम्पल, तो ये दोनों एग्जाम्पल। उसके बाद में मिनरल डेफिशिएंसी, तो ये आपके आयोडीन, आयरन वाली है ना, ये सारी क्या है, मिनरल डेफिशिएंसी हो गई। और विटामिन डेफिशिएंसी, तो विटामिन डेफिशिएंसी के लिए पूरा विटामिन का जो चार्ट दिया हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है, याद करना है उसको। उसमें आपको 2 कैटेगरी दी हुई है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में आपको पहले बता चुका हूं, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आ जाते हैं। और इसके बाद जो बचे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये पूरे के पूरे वाटर सॉल्युबल है। तो आपको ध्यान कुछ नहीं रखना है, खाली विटामिन का सिंबल, विटामिन का जो नाम है वो, और उसके बाद में उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, इतनी सी, ये 3 बातें आपको सीधी उस इंडेक्स से क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला, ठीक है।